फ्रेंड्स, मैं मोनिका मित्तल फिजिक्स प्लस में आज आपके लिए फिर लेकर आई हूँ नया टॉपिक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी सारी टर्म्स पढ़ा चुकी हूँ। आई होप कि आपने वो सब देखे होंगे और अच्छे से समझ आ गया होगा। उसमें मैंने सब रिवीजन लेक्चर भी डाला है नंबर 10 लेक्चर में, और ये मेरा 11th लेक्चर है। इसमें मैं आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के साथ हीट इंजन, कार्नोट साइकिल, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जितने भी की पॉइंट है वो सारे समझाने वाली हूँ, और साथ में मैं आपको उसके एग्जाम्पल भी दूंगी। मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैं सारे न्यूमेरिकल सोल्व करा रही हूँ, तो आप उसके लिए मेरी दूसरी प्लेलिस्ट में जाएंगे जिसमें मैं अलग अलग एडियाबेटिक, आइसोथर्मल और इंडिकेटर डायग्राम जितने भी प्रोसेस हैं उन सब की डिफरेंट प्लेलिस्ट में मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं। तो उन सबको आप फॉलो करेंगे और उनको देख के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें बीएससी लेवल के भी हैं और उसके थ्रू जैम में जो क्वेश्चंस हैं वो भी हैं। तो आई होप कि वो सब आप देख रहे हैं और अच्छे से मुझे कमेंट भी करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस से। तो फ्रेंड्स, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? अ प्रोसेस विच कैन बी रिट्रेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन बाय स्लाइटली चेंजिंग द एक्सटर्नल कंडीशन। तो देखिए, वो प्रोसेस जो कि रिट्रेस कर सकते हैं, यानी कि जैसे हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में किया है तो उसी प्रोसेस को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में उन्हीं पॉइंट के थ्रू करेंगे, तो उस तरह का प्रोसेस आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो आपने एक्सटर्नल कंडीशन लगाई है उसमें वो स्लाइटली चेंज होनी चाहिए, यानी कि आप उस प्रोसेस को क्वेसिस्टेटिक प्रोसेस से करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपको क्वेसिस्टेटिक प्रोसेस के बारे में बता रखा है। क्वेसिस्टेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रोसेस को, चाहे वो एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो गैस पे, वो बहुत ही स्लोली करते हैं, धीरे धीरे इनफाइनाइट स्टेजेस में उसको कंप्लीट करते हैं, जिससे कि सिस्टम के अंदर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बना रहता है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि जिस कंडीशन में थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम रहता है तो वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्वेसिस्टेटिक प्रोसेस में करना इसलिए ज़रूरी है जिससे सिस्टम के अंदर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम रहे, यानी किसी भी तरह के अनबैलेंस फोर्स ना हो जिससे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जनरेट होता है, और अगर किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन ना हो तो केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, और अगर सिस्टम का हर पार्ट सेम टेम्परेचर पे है तो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। तो वो प्रोसेस तभी आप ऑब्टेन कर सकते हैं जब आप प्रोसेस को क्वेसिस्टेटिक प्रोसेस में करते हैं। इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर की वॉल्स परफेक्टली कंडक्टिंग है, और अगर आपने एक पिस्टन लिया है वो भी आपका परफेक्टली कंडक्टिंग है और साथ में फ्रिक्शन लेस है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है जो आपका पिस्टन है वो फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। किसी भी तरह का फ्रिक्शन डेसिपेटिव फोर्स होता है, उसमें अगर एनर्जी का लॉस होता है तो वापस रीगेन नहीं होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया है, ये गैस ली है। गैस कोई भी गैस हो सकती है। आइडियल गैस हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन आपका वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। तो आपने एक गैस ली है, ये आपका सिस्टम है। तो और आप क्या कर रहे हैं, ये कंडक्टिंग कंटेनर है, इसके थ्रू ये भी परफेक्ट कंडक्टिंग है, इसकी वॉल्स परफेक्ट कंडक्टिंग है। ओके, एंड जो पिस्टन है वो फ्रिक्शनलेस है। ओके, अब आपने क्या किया है, इस पिस्टन के ऊपर वेट रख दिया है, बहुत सारे वेट रख दिए हैं। वेट रखने के बाद, क्योंकि गैस एक प्रेशर एक्सर्ट करती थी अंदर की तरफ से, तो आपने वेट रखे, उसको बैलेंस कर रखा है। तो अभी क्या है, इस सिचुएशन में जो बाहर वाला वेट है जो आपने प्रेशर से लगा रखा है वो अंदर वाले वेट प्रेशर के इक्वल है। इससे आप मेजर कर सकते हैं कि गैस का इस टाइम किस प्रेशर पर है। ठीक है, तो हम साथ के साथ इंडिकेटर डायग्राम भी प्लॉट करते जा रहे हैं जिससे इसकी कंडीशन पता चल जाएगी। इंडिकेटर डायग्राम P और V के बीच का ग्राफ होता है जो कि सिस्टम जितना वर्क डन कर रहा है या फिर उसके ऊपर कितना वर्क डन हो रहा है इस चीज़ को बताता है। तो हम ये मान लेते हैं कि इनिशियली आपका जो सिस्टम है वो इस कंडीशन में है। तो इनिशियल कंडीशन इसकी डिफाइन की आपने P1, V1 और T से। तो फ्रेंड्स, क्योंकि कंडक्टिंग वॉल्स हैं
तो हम क्या कर रहे हैं, इसको आइसोथर्मली एक्सपेंड करेंगे सबसे पहले। तो एक्सपेंड करने के लिए क्वासीस्टैटिक प्रोसेस को फॉलो करना है हमें। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, क्वासीस्टैटिक प्रोसेस में आप ऐसे वेट मत लीजिए, आप वेट को ऐसे ले लीजिए जैसे एक बाउल के अंदर आपने सैंड भर दिया, बहुत सारे कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल्स भर दिए हैं। अब आपको इसको बहुत सारे इनफाइनाइट स्मॉल प्रोसेस में करना है। तो आपने थोड़ी थोड़ी सैंड निकालनी शुरू की। थोड़ी सैंड निकालेंगे तो क्या होगा, आपने पहले 1 प्रोसेस किया, थोड़ी सैंड निकाल दी इतनी सी, उसमें क्या हुआ, ये थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाएगा। अब एक्सपेंड करेगा तो कम एक्सपेंड होने में कूलिंग होगी, तो वो कूलिंग क्योंकि आपने इतना नेक्स्ट स्टेप इतना छोटा किया है कि वो बहुत जल्दी कूलिंग कवर हो जाएगी, क्योंकि आपकी वॉल्स कंडक्टिंग है और वो भी परफेक्टली कंडक्टिंग है। तो टेम्परेचर जितना एटमॉस्फेयर का है वही टेम्परेचर इसका हो जाएगा, क्योंकि इतनी हीट इसके अंदर फ्लो कर जाएगी। ओके, क्योंकि एक्सपेंशन से कूलिंग होती है, ये मैं पहले आपको अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आपने क्या किया, एक प्रोसेस किया, इससे जस्ट नेक्स्ट वाला, तो इसमें थोड़ी सी आप यानी P और V की वैल्यू कितनी चेंज हुई वो बता पाएंगे। फिर आपने ऐसे ही करते करते बहुत सारे प्रोसेस किए। काफ़ी सारे प्रोसेस करने के बाद आप फाइनली इस स्टेज पे पहुंच गए। फ्रेंड्स, ये स्टेप बहुत सारे क्वासीस्टैटिक प्रोसेस करने के बाद आपको मिला है। और फाइनली आपने कहा कि प्रेशर P2 जो कि P1 से कम है, एक्सपेंड करने में ऑब्वियसली प्रेशर कम हो जाएगा और वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा, ये V2 हो गया है। और क्योंकि ये प्रोसेस आपने आइसोथर्मली किया है तो टेम्परेचर T ही रहेगा। अब आपने ये एक्सपेंशन कर दिया है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो आपको क्या करना है, ये प्रोसेस वापस करना है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो आपने जैसे जैसे यहाँ रख दिए थे 1 का 2 का 3 का 4 का, उसको हम वापस इस बाउल के अंदर डालते जा रहे हैं सैंड को। तो आप वापस इनको रिट्रेस करते जा रहे हो। अगर ये ग्राफ वापस रिट्रेस हो जाता है और फाइनली आपका जो सिस्टम है इनिशियल स्टेट में आ जाता है, तो इस तरह के प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस तभी ऑब्टेन होता है, नंबर फर्स्ट कि जो आपका कंटेनर है वो परफेक्ट कंडक्टिंग होना चाहिए, साथ में उसका पिस्टन जो है वो फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। नंबर 2 कंडीशन है कि जो प्रोसेस कर रहे हैं आप वो क्वासीस्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए, बहुत स्लोली होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन परफेक्ट हैं तो आप परफेक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस कर सकते हैं। परफेक्टली हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। रियल इरिवर्सिबल प्रोसेस एक कॉन्सेप्शन है और इरिवर्सिबिलिटी एक रूल है। नेचुरल प्रोसेस जितने भी होते हैं वो सब इरिवर्सिबल ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए रिवर्सिबिलिटी कम्प्लीटली पॉसिबल नहीं है। हालांकि कुछ हम अप्रॉक्सीमेशन लगाते रहते हैं, उससे हम कह सकते हैं कि हमें आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस मिल रहा है, कि उसमें हमें ये चीज़ें फॉलो करनी होती है। अब सीधे आ जाते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस से। अ प्रोसेस विच कैन नॉट रीट्रेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर, यानी कि अगर हम प्रोसेस को रिट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में मैं फॉरवर्ड किया था उसमें बैकवर्ड में वही पॉइंट आपके नहीं आ पा रहे हैं, तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, मिक्सिंग ऑफ गैसेस, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड, ये सब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर आपने इवन आपने एक फ्रूट को भी कट किया है तो वापस आप उसे जोड़ नहीं सकते हैं, सब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर आपकी चाय ठंडी हो गई है तो वापस आप सराउंडिंग से उसके अंदर हीट नहीं डाल सकते हैं, तो ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इरिवर्सिबिलिटी एक रूल होती है जो कि पूरे नेचुरल प्रोसेस, सभी नेचुरल प्रोसेस में होती है। लेकिन अगर हम कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ कोई प्रोसेस करें तो रेस्ट्रिक्शन मैंने आपको बताई है, तो प्रोसेस को रिवर्सिबल बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स देखिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस की क्या क्या पॉइंट हैं। आपने कंटेनर लिया है, उसके अंदर आपने सिस्टम लिया है, साथ में इसके ऊपर कोई आपने कंडीशन नहीं लगाई है कि ये सिस्टम जो है, ये कंटेनर है, परफेक्टली कंडक्टिंग होने चाहिए। साथ में इसके फ्रिक्शन, जो पिस्टन है वो भी फ्रिक्शन वाला हो सकता है, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि फ्रिक्शनलेस है पिस्टन। और इसके ऊपर आपने वेट रख दिए हैं, और इस पे ये भी कंडीशन नहीं है कि आपके जो वेट हैं आप धीरे धीरे हटाएंगे, आप एकदम से भी हटा सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, आप कहेंगे कि ये प्रोसेस हो गया है और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस मिलेगा, क्योंकि जब आप इसको पीवी डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो आपने थर्मल खींच दी यहाँ पे, P1 V1 T1 से T से ये P2 V2 T मिला है आपको।
ठीक है। इसके जितने भी पॉइंट्स हैं इनकी वैल्यू आपको नहीं पता है, क्योंकि आपने क्वासीस्टेटिक प्रोसेस में हर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को नोट किया था और यहाँ पे आपने तुरंत प्रोसेस कर दिया, बड़ा फास्ट प्रोसेस किया है, तो आपको इसके बीच की कोई भी वैल्यू नहीं पता है। और वापस जब हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, सीधे हमने वेट को पुट कर दिया इसके लिड के ऊपर, और वेट पुट होते ही आपको इनिशियल कंडीशन मिलेगी, लेकिन ट्रेस वो नहीं मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि इनिशियल कंडीशन भी मिल पाए उससे। तो इस तरह की प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि आप इसको क्वासीस्टेटिक प्रोसेस से करते हैं, और ये आपका बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है क्योंकि आप इसको फास्ट प्रोसेस से करते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क मिलता है आपको वो मैक्सिमम मिलता है, और रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको मैक्सिमम मिलता है वर्क, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपको मिनिमम वर्क मिलता है, क्योंकि इसमें आपको सारे पॉइंट्स पता होते हैं और आप उससे जो आपका सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम हीट इंजन बताएंगे कि हीट इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती है। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, फर्स्ट पार्ट इसका डिफरेंस है कि ये बड़ा स्लो प्रोसेस है और वो फास्ट प्रोसेस है। वर्क डन जो है मैक्सिमम है, नंबर 2 वर्क डन मिनिमम। इसमें प्रोसेस में थर्मल इक्विलिब्रियम में रहता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है पूरा का पूरा सिस्टम, लेकिन इसमें नहीं रहता है। ठीक है, ये डिफरेंस है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बीच में। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ होगी वो भी डिस्कस करेंगे, साथ में हीट इंजन और किस तरीके से कार्नोट ने हीट इंजन और साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू अपना थ्योरम दी है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।